बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। आज के इस व्लॉग में मैं कंपैरिजन करने लगा हूँ टर्की का और पाकिस्तान का। 1976 में ये MSP बना, यानी कि स्टूडेंट तंजीम का मेंबर बना, और 1980 तक ये MSP रहा। 1983 में 1983 में इसने पार्टी बनाई, वेलफेयर पार्टी। यानी ये बंदा सोशल था, वेलफेयर के काम करता था, लोगों की खिदमत करता था। जिस दौर में टर्की साल से चाह रहा था कि उसे यूरोप की मेंबरशिप मिले, उसी ज़माने में ये बंदा भी तालीम हासिल करता करता पार्टी सोशल वर्क के साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी करता रहा। और यूँ ये आखिरकार 1994 में 1994 में ये इस्तांबुल का मेयर बन गया। उस वक़्त 1994 में जो मेट्रोपॉलिटन थी इस्तांबुल की, उस पर $2 बिलियन का कर्ज था। इसने अपना टेन्योर पूरा किया। ज़रा सियाको सबाब को देखें, उस वक्त इसका करेंसी रेट कितना गिर चुका था। ये किन मसाइल का शिकार था मेट्रोपॉलिटन और पूरा तुर्की। जो डॉलर का रेट था उस वक्त, $1 के 18,188 लीरा मिलते थे। यानी उस वक्त 1994 में $1 के इवज़ पाकिस्तान के 30 रुपये मिलते थे, जबकि लीरा 18,188। यानी अगर हम देखें 1994 में $1 में हमें 606 लीरा मिलते थे। आज 1 लीरे के हमें 12 रुपये मिलते हैं। यानी उलट हो गया, और बहुत ही उलट हो गया। $1 के 606 लीरा मिलते थे, अब 1 लीरा के 12 रुपये या 13 रुपये मिलते हैं। इसने मेयरशिप इस अंदाज में चलाई। ये दौरान तालीम फुटबॉलर भी था, इसे टीम वर्क आती थी। इसने मेयर बनने के बाद फोकस किया कि करप्शन ना की जाए। करप्शन को इसने सामने रखा कि करप्शन नहीं होने देनी। इस्तांबुल के मसाइल ये थे कि पानी का मसला था, गार्बेज का मसला था, पोल्यूशन का मसला था। इसने सैकड़ों किलोमीटर के पाइपलाइनें अंडरग्राउंड बिछवाई पानी के लिए। गार्बेज के मसले को हल करने के लिए इसने रिसाइकलिंग के प्लांट्स लगवाए, और नेचुरल गैस को यूज़ करके इसने पोल्यूशन को भी ओवरकम किया। और इसी तरह दूसरे तमाम मसाइल इसने हल किए। और उस वक़्त इसकी बेहतर होती होती ये 2000 के बाद वही लीरा जो $1 के 606 मिलते थे, वो 2002 में 54 लीरा मिलते थे $1 में। तो आज 1 लीरे के 13 रुपये मिलते हैं। ये उसने तरक्की की उस बंदे ने, और उसने तुर्की को चेंज कर दिया। जो यूरोप की तरफ देखता था कि हमें यूरोपीय यूनियन में शामिल किया जाए, आज यूरोपीय यूनियन वाले देखते होंगे कि ये बंदा स्ट्रगल करता रहा, इसने अपने इलाके को उठाया, और फिर लोगों ने इसे वजीर आज़म की सीट पर भी बिठाया। अब इसने तब्दीली लाकर पार्लियामेंट सिस्टम में तब्दीली लाकर ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना, प्रेसिडेंट। इस वक्त ये तुर्की का प्रेसिडेंट है, और इसने सल्तनत का नाम भी तुर्की से तुर्किया रख लिया। तो आज मैं ये देख रहा हूं कि जमात इस्लामी पाकिस्तान, जो कि बिल्कुल डाउन जा रही थी, बिल्कुल डाउन जा रही थी, इस वक्त इसकी सीटें नेशनल असेंबली में 1 सीट, सेनेट में इसका 1 मेंबर, और पंजाब में इसका कोई मेंबर नहीं। पंजाब में 1 मेंबर, बलूचिस्तान में कोई मेंबर नहीं। इसका सिंध असेंबली में इसका 1 मेंबर था, और KPK में इसके 7 मेंबर थे। GB में और आज़ाद कश्मीर में इसका कोई मेंबर नहीं था। ये सूरत हाल थी जमात इस्लामी की इस वक्त। लेकिन अब जरा देखें कि तुर्की में क्या हुआ, पाकिस्तान में कैसे तब्दीली आ रही है।
वो जमात इस्लामी जो बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त जमात है, बड़ी पॉपुलर जमात है, लेकिन जिसके पास पॉलिटिकली कोई कैपिटल नहीं है इस वक्त, लेकिन ये एक मजबूत जमात थी और है ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, लेकिन पॉलिटिकली इसकी ताकत नहीं है इस वक्त। 1972 में अलीगढ़ से हिजरत करके आई हुई फैमिली में हैदराबाद जो मकीम थे उनके घर पैदा हुआ एक बेटा जिसका नाम उन्होंने नईमुर रहमान रखा। इसने नईमुर रहमान साहब ने अपनी तालीम हासिल की और ये सिविल इंजीनियर बने एनईडी यूनिवर्सिटी से। फिर इन्होंने मास्टर किया इस्लामी तारीख में कराची यूनिवर्सिटी से। 90 की दहाई में, 90 के इब्तदा में ये इस्लामी जमीयत तलबा से मुंसलिक हुए, यानी उसकी तंजीम में आए। 1954 से इन्होंने ये नाज़िम बने एनईडी यूनिवर्सिटी में जमीयत के, और 2000 में, सन 2000 में ये रुकने जमात बने, जमात इस्लामी के रुकन बने। 2000 से लेकर 2013 तक ये जमात इस्लामी की तंजीमी मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते रहे। ये असिस्टेंट यानी नायब कय्यम रहे, फिर नायब अमीर भी रहे। आखिरकार 2013 में ये अमीर जमात इस्लामी कराची बने और ताहाल ये अमीर जमात इस्लामी कराची है। इन्होंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत ताकत यानी मेहनत की। इस बंदे ने कराची के शहरियों के हकूक़ के लिए कई एहतजाजी रैलियों को लीड किया, पूरे कराची को एहतजाज कराता रहा यह बंदा। कराची के मसाइल पे ये मुसलसल लोगों को अवेयरनेस भी देते रहे और उनके मसाइल अपनी सतह पर, क्योंकि ये किसी सीट पे, किसी ओहदे पे तो नहीं थे, किसी सीट पे तो नहीं थे, इक़्तिदार के किसी ऐवान में तो नहीं थे, लेकिन अपनी सतह पर ये मसाइल हल करवाते रहे। जो मसाइल लोगों के हल नहीं होते उनके लिए आवाज़ उठाते रहे और लोगों को अवेयर भी करते रहे। ये कराची इलेक्ट्रिक कंपनी के बारे में इन्होंने इतने एहतजाज किए, इन्होंने कहा कि 9 बिलियन रुपए ये रूलिंग पार्टी, तमाम पार्टियों जो इक़्तिदार के ऐवानों में है, इनके रिश्तेदार ही शायद इन कंपनियों के मालिक हैं, ये उनको बेनिफिट्स देने के लिए कराची के वहाँ पर टैक्स लगाते हैं, जबकि बेनिफिट सारे ये उनको दे देते हैं। ये इनका कहना था। इलेक्शन कमीशन जो 2022 में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे थे, जिसको मुलतवी किया गया, इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी किया और ये ब्लेम लगा दिया कि कराची की जमात इस्लामी ने ये रिक्वेस्ट की थी, वो चाहते थे कि ये इलेक्शन मुलतवी हो। इस पर इलेक्शन जो हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं, इन्होंने एहतजाज किया और इनके प्रोटेस्ट की वजह से आखिरकार इलेक्शन कमीशन को फॉर्मली अपोलोजाइज माजरत करनी पड़ी कि नहीं हम गलती पे थे, उन्होंने नहीं मुलतवी करने को कहा था इलेक्शन। और ये अब जो रूलिंग गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में, उसने ये अब इलेक्शन जो 2023 की 15 जनवरी को हुए हैं, इसको फिर मुलतवी कराने के लिए 2 दफ़ा रिक्वेस्ट की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी रिक्वेस्ट कबूल नहीं की और इलेक्शन हो गए। इसमें प्री पोल रिगिंग की गई, ड्यूरिंग पोल रिगिंग की गई और पोस्ट पोल रिगिंग की गई। प्री पोल तो वो तमाम वसाइल इस्तेमाल किए गए जिसकी बुनियाद पर वोटर को अट्रैक्ट किया जाता है कि वोट डालें, यानी कि जो मसाइल लोगों को दरपेश थे उनको तरजीही बुनियादों पर मुख्तलिफ स्कीमें देकर, किसी के पर्सनल काम करके, ये प्री पोल रिगिंग और एडवर्टाइजमेंट चलती रही टीवी पे जो गवर्नमेंट के वसाइल इस्तेमाल करके। ड्यूरिंग पोल रिगिंग इन्होंने ये की कि अपने गुंडे और जो मशीनरी है उसको इस्तेमाल करके गुंडों के जरिए वोट कास्ट कर, जाली वोट कास्ट करते रहे, स्टंप लगाते रहे। लेकिन पोस्ट पोल रिगिंग, दोनों रिगिंग इस्तेमाल करने के बावजूद ये सीटें नहीं ले रहे थे। जमात इस्लामी नंबर 1 पे आ रही थी, हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में कराची बदल चुका था और जमात इस्लामी नंबर 1 पे आ रही थी। उसकी 100+ सीटें थी। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा कि 100+ सीटें थी जमात इस्लामी की, लेकिन इन्होंने उसको तब्दील किया
रिजल्ट तब्दील कर दिया। रिजल्ट तब्दील करने के बाद हुआ क्या कि अब इस वक्त जो पार्टी पोजीशन वो ये है कि 91 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, 88 जमात इस्लामी की है और 40 पीटीआई की है। पीटीआई के साथ भी उन्होंने धांधली की, रिजल्ट तब्दील किए गए। और जमात इस्लामी का 11 नशिस्तों पर अभी तक हाफिज नईम रहमान साहब कहते हैं कि हमारे एजेंट्स के मुताबिक जो उन्होंने रिजल्ट हमें भेजे तो वो उनके मुताबिक 11 नशिस्तें अभी भी हमारी हमसे छीनी गई हैं। अगर वो 11 नशिस्तें उन्हें मिल जाती हैं तो इस तरह उनके पास आ जाएंगी 99 और उनके पास चली जाएंगी 80। और अगर पीटीआई की भी 30 से 40 नशिस्तें जो उनसे छीनी गई हैं उनको मिल जाती हैं तो ये 51 पे चली जाएगी पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की। ये एक नुक्ता रह गया। दूसरी तरफ मैं बताना ये चाह रहा था कि हाफिज नईम रहमान साहब जमात इस्लामी के उसी तरह उभर रहे हैं सियासी उफक पर जिस तरह तैयब अर्दगान तुर्की में उभरा। इसी तरह बड़ी तेजी से ये बंदा सितारों की मानद निकल रहा है और अनकरीब ये चांद बनकर उभरेगा पाकिस्तानी सियासत पर। अब सियासी मंजरनामा कैसा बन रहा है कि पीटीआई को मेयरशिप के लिए गैर मशरूत हमायत कर चुकी है जमात इस्लामी की। इसी कराची में 18 एमएनए की सीटें हैं, हर एमएनए की सीट के नीचे 2 एमपीए की सीट्स होती है। इस तरह तकरीबन 52 से लेकर 54 सीटें हैं जो नेशनल सूबाई असेंबली की सीटें हैं कराची में। ये जब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो दूसरी तरफ मुसीबत पड़ जाएगी। और इसी तरह ये पहले भी 2013 से 2018 तक ये इत्तेहादी जमातें रही हैं और केपीके में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। अब कौमी सियासत में जमात इस्लामी उभर कर दोबारा पूरे पाकिस्तान में ये नक्शा ही बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। केपीके में ये उनसे मिलकर सीटें लेंगे, बलूचिस्तान में भी इनका असर रसूख है, पंजाब में भी हल्का फुल्का है। इस तरह ये हाफिज नईम रहमान साहब जमात इस्लामी को लेकर उभर रहे कौमी उफक पर। इस तरह मुझे लग रहा है अब तब्दीली आ रही है और पाकिस्तान में हाफिज नईम रहमान साहब बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुर्की में तैयब अर्दगान था, इसी तरह पाकिस्तान में हाफिज नईम रहमान साहब को मैं देख रहा हूं। अब तक के लिए इस तकाबुल के लिए इतना ही। दूसरे व्लॉग के लिए दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।